नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारतीय राज व्यवस्था में और भारत की संसद पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने संसद के तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने प्रधानमंत्री के ऊपर चर्चा की है और उसमें हमने लास्ट टाइम शुरू किए थे प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने अपने समय जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए विकास और डेवलपमेंट को लेकर के, उनके बारे में हम आज की क्लास में मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्रियों के समय किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते। देखो बेटा, कब कब और कौन कौन सा समझौता हुआ ये देखो। सबसे पहले पंचशील समझौता। उन्नीस में हुआ। पंचशील समझौता हुआ भारत और चीन के बीच में। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। यह देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। कब हुआ? 1954 में। नाम पंचशील समझौता। किसके साथ? चीन के साथ। नेहरू जी के समय चाउ एन लाई। ठीक है। नंबर 2, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता हुआ बेटा 1966 में। भारत व पाकिस्तान के मध्य। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे वो अयूब खां। तो दो समझौते, पहला पंचशील 1954, दूसरा ताशकंद 1966। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो अपना समझौता हुआ बेटा वो था शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ 1972। भारत पाकिस्तान, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने 1972 में शिमला समझौता किया भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है। अगला राजीव जयवर्दने समझौता। राजीव जयवर्दने समझौता ये 1987 यानी 1987 में किया गया भारत और श्रीलंका के मध्य। ऐसा बताते हैं ये जो समझौता था ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी हार थी। ये विदेश नीति की हार थी बेटा। राजीव जयवर्दने समझौता 1987 भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है। इसको बोलते हैं राजीव जयवर्दने समझौता। ये विदेश नीति की सबसे बड़ी हार थी। कब हुआ? 1987 में हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत पाक लाहौर घोषणा पत्र। भारत पाक लाहौर घोषणा पत्र ये 99 यानी 1999 में हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल जी थे, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उस वक्त थे वो नवाज शरीफ थे। ये 99 में हुआ था। अगला जो है वो है आगरा शिखर वार्ता। आगरा शिखर वार्ता कब हुई बेटा? वो सन 2002 में, वही अटल जी के समय। दोनों देश भारत व पाकिस्तान,
भारत के प्रधानमंत्री अटल जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, उस वक्त तो सेना प्रमुख थे, राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य आगरा शिखर वार्ता हुआ। इसमें मतलब परवेज मुशर्रफ अपने आगरा आए, इस समझौते में खुद अटल जी चल के लाहौर गए थे। तो भारत पाक लाहौर घोषणा पत्र 99 में और आगरा शिखर वार्ता सन 2002 में हुई। देखो बेटा, अगला जो समझौता है उसको अपन हाइड एक्ट बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं 1, 2, 3 समझौता, उसको हम बोल सकते हैं भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, 1, 2, 3 समझौता और हाइड एक्ट, ये हुआ भारत और अमेरिका के मध्य कब? सन 2008 में। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। चूंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री होता नहीं, वह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां राष्ट्रपति होता है और वहां के राष्ट्रपति उस वक्त थे जॉर्ज बुश। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मध्य हाइड एक्ट 1, 2, 3 समझौता या भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता संपन्न हुआ कब? सन 2008 में। अगला जो समझौता हुआ भारत पाक उदार वीजा समझौता 2012 में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। जो वीजा नियम थे उनको उदार करने के लिए दोनों देश आगे आए और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस पर हस्ताक्षर किए। भारत के विदेश मंत्री थे SM कृष्णा और पाकिस्तानी विदेश मंत्री थे रहमान मलिक। पाकिस्तानी विदेश मंत्री रहमान मलिक और भारत के विदेश मंत्री कौन थे बेटा? SM कृष्णा। तो मुख्य रूप से ये भारत के प्रधानमंत्रियों के समय किए गए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे। दोबारा बता देता हूं, 2012 में भारत पाक उदार वीजा समझौता, 8 में हाइड एक्ट या भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, उससे पहले 2002 में आगरा शिखर वार्ता, 99 में भारत पाक लाहौर घोषणा पत्र, उससे पहले राजीव जयवर्धने समझौता 1987 में और शिमला समझौता 1972 में, उससे पहले 1966 में ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में पहला पंचशील समझौता 1954 में नेहरू जी और चांग एन लाई के मध्य। दोस्तों, हम भारत के प्रधानमंत्री पे चर्चा कर रहे हैं, उससे जुड़ी लगभग बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। अब अगली जो इसमें अपना आज की जो क्लास है उसमें अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी चर्चा करेंगे भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में। देखना एक बार, बात करते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री की। ये जो उप प्रधानमंत्री है इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब ये गैर संवैधानिक पद होता है। आप कहोगे गैर संवैधानिक है तो फिर इसकी जरूरत क्या है? बेटा, ये केवल राजनीतिक संतुष्टि के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बना पद है ये केवल राजनीतिक संतुष्टि के लिए बना पद है, गैर संवैधानिक है। होता क्या है, जो पार्टी लोकसभा में बहुमत लेके आती है उस पार्टी का नेता भारत का प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, पर उसी पार्टी में उसी दल में समान प्रभाव के अगर दो नेता हैं तो एक को प्रधानमंत्री और दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना करके उनकी राजनीतिक संतुष्टि कर दी जाती है ताकि कोई आंतरिक दिक्कत नहीं आए। पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। किसके समय? पंडित नेहरू जी के समय। जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम कौन बने? तो LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी बने।
किसके समय बने? अटल जी के समय बने। ठीक है। और हरियाणा के चौधरी देवीलाल 2 बार, हरियाणा के चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। तो पहले कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के समय, अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी के समय। इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये गैर संवैधानिक पद है और केवल राजनीतिक संतुष्टि के लिए बनाया गया पद है। ठीक है। चर्चा कर रहे थे उप प्रधानमंत्री पे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। एक चीज जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, एक होता है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज हमें समझना है, मंत्री परिषद तीनों ही प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनती है, मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट से मिलकर के बनती है। ठीक है। मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74, कल भी बताया था, 74 में है। लिखा है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद में कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होंगे, बल्कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होंगे। ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात, 51वां संशोधन किया गया 2003 में अटल बिहारी सरकार के द्वारा, और व्यवस्था कर दी गई, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई कि केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे, अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। लोकसभा और राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे, और इस 15% में केंद्र में प्रधानमंत्री शामिल होगा और राज्यों में मुख्यमंत्री शामिल होगा। तो 15% फिक्स कर दी गई, कब? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अटल बिहारी सरकार ने। जैसे राजस्थान का उदाहरण ले, 200 सदस्य विधानसभा में है, 200 का 15% 30 होता है, 29 + 1। राजस्थान में 29 मंत्री बन सकते हैं और एक क्या बन सकता है? मुख्यमंत्री। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में अपन ने मुख्य रूप से क्या पढ़ा है? भारत के प्रधानमंत्रियों के समय किए गए प्रमुख समझौते जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुए, इसके अलावा उप प्रधानमंत्री, और इसके अलावा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। धन्यवाद।